प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ 8051 के टाइमर ऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 8051 टाइमर ऑपरेशन के साथ। तो जैसा कि आर्किटेक्चर में आप सब लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने टीमोड रजिस्टर, टीकॉन रजिस्टर या दो प्रकार के टाइमर रजिस्टर्स की बात किए थे। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8051 जो होता है हमारा, वो क्या होता है। उसमें दो टाइमर काउंटर होते हैं, और ये जो टाइमर्स होते हैं, टाइमर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? टाइम डिले को जनरेट करना। ठीक है। उसी तरह से जो काउंटर्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, वो किसकी तरह काम करते हैं? तो काउंट इवेंट के लिए। मतलब टाइमर किसके लिए काम किए? टाइम डिले के लिए। काउंटर किसके लिए काम करेंगे? काउंट इवेंट करने के लिए। 8051 जो होता है उसके पास दो टाइमर होते हैं, तथा प्रत्येक टाइमर कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। और ये जो 8051 है वो कितने बिट का आर्किटेक्चर है? 8 बिट का आर्किटेक्चर है। अतः प्रत्येक 16 बिट जो होता है टाइमर में, उसको दो अलग रजिस्टर्स, एक लोअर बाइट और दूसरा हायर बाइट में रखा जाता है। अगर टाइमर 0 रजिस्टर की बात करें तो यह क्या होता है? यह एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। 16 बिट रजिस्टर को दो भाग, एक लोअर बाइट और दूसरा हायर बाइट में विभक्त कर दिया जाता है। लोअर बाइट जो रजिस्टर होता है उसको TL0 से इंडिकेट करते हैं, TL0। यहाँ T स्टैंड्स फॉर टाइमर, 0 स्टैंड्स फॉर टाइमर 0। सो क्या बोलेंगे? टाइमर 0 एंड L स्टैंड्स फॉर लोअर बाइट। ठीक। उसी तरह से TH0 लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? टाइमर 0 फॉर हायर बाइट। उसी तरह से अगर आपका TL1 होगा तो टाइमर 1 लोअर बाइट, और उसी तरह से TH1 रहेगा तो टाइमर 1 हायर बाइट। तो इस तरह से इसको अलग अलग लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो लो बाइट रजिस्टर्स को TL0 एवं हाई बाइट रजिस्टर को TH0 से डिनोट किया जाता है। मैंने बता दिया आप लोगों को। ये रजिस्टर क्या होते हैं? अन्य रजिस्टर्स जैसे A, B, R0, R1, R3 जो आर्किटेक्चर में पढ़े थे, उन्हीं की तरह इसे भी एक्सेस किया जा सकता है, इस टाइमर रजिस्टर को। तो कमांड क्या है? जैसे मान लीजिए मूव TL0 हैश 4FH लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हैश जहाँ कहीं भी रहता है उसको क्या बोलते हैं? ये डाटा है। मतलब 4F क्या है? आपके लिए एक डाटा है, और इस डाटा को कहाँ आपको कॉपीड करना है? TL0 में। तो इस जो कमांड है मूव TL0 हैश 4FH में क्या होगा? ये 4FH जो डाटा है वो TL0 में क्या हो जाएगा? मूव या कॉपीड हो जाएगा। फिर बात करते हैं टाइमर 1 रजिस्टर की। तो यह क्या होता है? एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो दो भाग में बटा होता है। एक को TL1 बोलते हैं, मतलब टाइमर 1 लोअर बाइट, और TH1 मतलब टाइमर 1 हायर बाइट। यह भी क्या होता है? टाइमर 0 रजिस्टर की तरह ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कि जो टाइमर 0 और टाइमर 1 होते हैं, इन दोनों टाइमर्स को किस रजिस्टर के माध्यम से किस मोड में काम कराया जा सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए एक और अलग से रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं टाइमर मोड रजिस्टर। दोनों टाइमर्स जो होते हैं, टाइमर्स 0 और टाइमर 1, समान रजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं, जिन्हें टी मोड रजिस्टर कहा जाता है। ये विभिन्न टाइमर मोड ऑपरेशन को सेट करने में प्रयोग किए जाते हैं। टाइमर मोड रजिस्टर जो होता है वह कितने बिट का रजिस्टर होता है? तो 8 बिट का रजिस्टर होता है, जिसके लोअर 4 बिट जो होते हैं, मतलब टोटल तो 8 बिट का हो गया, तो लोअर 4 बिट जो होगा उसको टाइमर 0 हेतु प्रयोग किया जाता है, और अपर 4 बिट जो होते हैं वो टाइमर 1 हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि टाइमर टीमोड रजिस्टर जो है ये तो 8 बिट का है टोटल, है ना, जिसका 4 बिट लोअर जो LSB वाला है, और 4 बिट किधर साइड में होगा? MSB वाला होगा। तो ये जो 4 बिट है वो टाइमर 0 के लिए प्रयोग होगा, और इधर वाला किसके लिए उपयोग होगा? टाइमर 1 के लिए उपयोग में आता है। और आगे देखते हैं स्लाइड में। तो प्रत्येक केस में लोअर 2 बिट का प्रयोग, मतलब जैसे अभी आप यहाँ रजिस्टर देख सकते हैं, ये 8 बिट का है LSB और MSB। अब टाइमर 0 के लिए लोअर 4 बिट, अपर 4 बिट टाइमर 1 के लिए। फिर टाइमर 0 का जो लोअर है उसको 4 भाग में बांटा गया है। पहला 2 जो है वो मोड्स को डिसाइड करता है दोनों में, और लास्ट का 2 जो है वो गेट और कंट्रोल टाइमर कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में बताता है। मतलब प्रत्येक केस में लोअर 2 बिट का प्रयोग टाइमर मोड को सेट करने में, देख रहे हैं आप यहाँ पे, टाइमर मोड को सेट करने में इस्तेमाल हो रहा है। और जो
हायर 2 बिट्स दोनों साइड के हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने में प्रयुक्त होते हैं। गेट जो होता है आपका, अब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो क्या क्या लिखे हैं, M0 है, M1 है, C/T बार है और गेट है। तो सबकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया है। तो गेट में क्या होता है कि गेट कंट्रोल जब सेट होगा, गेट कंट्रोल की जब वैल्यू सेट होगी तभी ये टाइमर काउंटर जो होगा वो इनेबल होगा। अगर गेट कंट्रोल सेट नहीं है तो टाइमर काउंटर काम ही नहीं करेगा, डिसेबल्ड रहेगा। तो इनेबल होने की कंडीशन क्या है, इनपुट पिन को हाई रखना पड़ता है और फिर टाइमर स्टार्ट जो काउंट बिट है उसको भी क्या करना होता है, सेट करना होता है, तभी जाकर के आपका क्या होता है, गेट कंट्रोल इनेबल होता है। C/T बार का क्या मतलब है कि जब यह वैल्यू 0 होगी तो कौन सा ऑपरेशन होगा, टाइमर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये क्या करेगा, काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करेगा। उसी तरह से M0 और M1 जो है इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। जैसे M1 M0 और बगल में मोड दिखाया है मैंने, फिर ऑपरेशन मोड लिखा है कि किस तरह से ऑपरेट करता है। तो पहला देखें कि अगर ये दोनों 0 0 है तो मोड 0 ऑपरेशन देगा, और उस कंडीशन में ऑपरेशन क्या होगा, 13 बिट टाइमर मोड के ऊपर ऑपरेशन होगा, जिसमें 8 बिट टाइमर काउंटर होगा और 5 बिट क्या होगा, प्री स्केलर वैल्यू होगी। फिर उसी तरह से अगर इसकी वैल्यू 0 1 हो, मतलब M1 0 हो, M0 1 हो, तो वो कौन सा मोड होगा, मोड 1 होगा, जिसमें किस तरह काम करेगा, 16 बिट टाइमर मोड में काम करेगा और 16 बिट टाइमर काउंटर की तरह ये काम करेगा। फिर तीसरी कंडीशन है कि M1 1 हो जाए, M0 0 हो जाए, तो ये मोड 2 में काम करेगा और उस समय ये कैसा ऑपरेशन करेगा, तो 8 बिट ऑटो रीलोड टाइमर काउंटर की तरह काम करेगा। और अगर दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो यह किस मोड में काम करेगा, मोड 3 में काम करेगा, और ये कैसे काम करेगा, तो स्प्लिट टाइमर मोड में काम करेगा। आगे हम इस पूरे का डिटेल डिस्कशन विद डायग्राम भी देखेंगे कि कैसे ये सब काम करते हैं मोड्स में, अलग अलग मोड्स में। फिर ये बताया गया है कि जो मोड 0 से 2 तक गेट बिट क्या होता है आपका, हमेशा हाई होता है। मोड 0 से 2 तक अगर आपका काम कराना है तो गेट बिट हमेशा क्या होगा, हाई होगा, मतलब 1 होगा। 8051 के टाइमर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है और एक हार्डवेयर टाइप के कंट्रोल होते हैं। मतलब 8051 के जो टाइमर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों से कंट्रोल होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये TR0 और TR1 बिट जो होता है, कहाँ पे, टीकॉन रजिस्टर में, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर के 2 बिट्स TR0 और TR1 जो है उससे ये स्टार्ट और स्टॉप को कंट्रोल किया जाता है इसमें सॉफ्टवेयर वाले इंस्ट्रक्शन में। जैसे सेट बी TR1 लिखा हो सकता है, CLR TR1 हो सकता है, सेट बी। तो यहाँ पे जैसे ये 1 लास्ट में लिखा है तो समझना है आपको कि टाइमर 1 की बात हो रही है। अगर यहीं पे 0 रहता है तो टाइमर 0 की बात हो रही है। ठीक है, देखिए सेट बी TR0 लिख सकते हो आप, CLR TR0 भी लिख सकते हो। CLR अलग है, TR0 अलग है ना, फॉर टाइमर 0। तो अब यहाँ जैसे आगे 0 लगा मतलब टाइमर 0 की बात हो रही है। यहाँ पे अगर सेट बी की बात करें तो ये स्टार्ट सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है, और CLR की बात करें तो यह स्टॉप को इंडिकेट करता है। यह जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, यह इंस्ट्रक्शन स्टार्ट और जो स्टॉप होता है वो गेट 0 जब तक रहेगा तब तक यह किसकी तरह काम करेगा, टाइमर की तरह काम करेगा। मतलब कहने का ये है कि जब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जब तक गेट 0 रहेगा और ये कमांड आपका सेट बी TR1 क्लियर TR1 या सेट बी TR0 क्लियर TR0 कमांड्स आप देते रहेंगे, तब तक ये सॉफ्टवेयर्स जो कंट्रोल हैं वो काम करते रहेंगे। फिर देखते हैं कि हार्डवेयर कंट्रोल कैसे करता है। तो ये जो स्टार्ट होता है और ये जो स्टॉप होता है, अगर हार्डवेयर कंट्रोल द्वारा होना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में गेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बजाय 1 होगी। कहाँ पे, तो टीमोड रजिस्टर में होता है। तो टीमोड रजिस्टर में अगर गेट की वैल्यू 1 आती है तो जो कंट्रोल होगा वो हार्डवेयर कंट्रोल होगा स्टार्ट और स्टॉप के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि अगर गेट 0 है तो स्टार्ट एवं स्टॉप हेतु बाह्य हार्डवेयर का उपयोग टाइमर में नहीं होता है, और अगर यही गेट की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है उनका उपयोग होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं टाइमर के, वो हमने देखा कि 4 प्रकार के होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 और मोड 3। अभी हम डिस्कशन करेंगे मोड 0 के बारे में।
तो जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइमर है उसमें मोड 0 की बात करें तो हमने देखा कि 13 बिट टाइमर काउंटर है ये। तो यह एक 13 बिट का टाइमर काउंटर मोड ऑपरेशन है। डायग्राम से देखते हैं कि क्या है। जैसे TL0 की बात करें तो इसमें क्या होता है, TL0 में 5 बिट प्री स्केलर होता है। TH0 मतलब ये जो बात कर रहे हैं हम लोग टाइमर 0 की बात कर रहे हैं, लोअर साइड में 5 बिट, TH0 का 8 बिट। ये बेसिकली काम क्या करेगा, 8 बिट काउंट अप काम करेगा ये। और TF0 ये क्या करता है, ओवरफ्लो फ्लैग को इंडिकेट करता है, जो कि टीकॉन मतलब टीकॉन रजिस्टर जो है आपके पास टाइमर कंट्रोल रजिस्टर का जो 5वां बिट होता है वो TF0 होता है। तो वो ओवरफ्लो फ्लैग अगर हाई हो जाएगा तो ये क्या करेगा, टाइमर 0 जो है एक इंटरप्ट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। इंटरप्ट सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए एक इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन पड़ा हुआ रहता है प्रोग्राम के अंदर में। वो फिर से आपके सिस्टम को वापस से पुराने स्टेज पे लेके चला जाएगा। मतलब इंटरप्ट आ गया तो आपको ये बता देगा कि ओके ओवरफ्लो मिल गया है, फिर से आप नए सिरे से आप अपने टाइमर काउंटर को स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पे क्या है कि TL0 को क्या सिग्नल मिल रहा है, रन स्टॉप कंट्रोल सिग्नल। तो यहाँ क्या है, रन स्टॉप कंट्रोल टाइमर 0 में एंटर कर रहा है। जैसा कि डायग्राम में क्लियर है कि टाइमर 0 में क्या एंटर कर रहा है आपका, ये जो TL0 है इसमें क्या एंटर कर रहा है, रन स्टॉप कंट्रोल सिग्नल एंटर कर रहा है, जो TL0 तथा TH0 में जा रहा है। यही सिग्नल यहाँ भी जा रहा है और यही आगे बढ़ के फिर कहाँ जाएगा, TH0 में जा रहा है। लोअर 5 बिट TL0 का इनपुट सिग्नल को 32 से डिवाइड करेगा। लोअर 5 बिट जो TL0 का है, TL0 का जो लोअर 5 बिट है, इनपुट सिग्नल जो भी आएगा यहाँ से, इस इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, 32 से डिवाइड करेगा तथा इसका आउटपुट किसको देगा, TH0 को देगा। काउंट अप के लिए इस्तेमाल, और यहाँ पे जो ये TH0 में आएगा वो किसके लिए काम करेगा, तो काउंट अप के लिए वो इस्तेमाल करेगा सिग्नल को। जब TH0 ओवरफ्लो करेगा, मतलब TH0 का काउंटर आगे बढ़ रहा है, जैसे ही ये ओवरफ्लो करेगा तब इसका मान क्या हो जाएगा, FFH हो जाएगा। और जैसे ही ये ओवरफ्लो की कंडीशन पे आएगा तो ये FFH से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मतलब ओवरफ्लो जनरेट हो गया तो ये FF00 में कन्वर्ट हो जाएगा, 00H हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये FF से 00 कंडीशन पे जाएगा वैसे ही ये ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। तो TF0 क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा तथा यह बताएगा कि टाइमर 0 ने इंटरप्ट जनरेट किया है। मतलब ओवरफ्लो जैसे ही जनरेट होगा मतलब टाइमर 0 ने क्या जनरेट किया है, एक इंटरप्ट जनरेट किया है। और TF0 को प्रोसेसर स्वयं ही क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। जैसे ही TF0 में ये टाइमर 0 इंटरप्ट सिग्नल दे देगा तो वैसे ही सिस्टम क्या करेगा, अपने सॉफ्टवेयर कंट्रोल से इसको प्रोसेसर को स्वयं ही क्लियर कर देगा। यह सब कार्य सॉफ्टवेयर कमांड से ही संभव हो जाता है तथा अप्रोप्रिएट रूटीन की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। रूटीन का मतलब क्या है, जैसा कि 8085 बताए थे कि पहले से एक प्रोग्राम छोटा सा बना करके रख दिया जाए जो बार बार इस्तेमाल में आता है, तो बार बार प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। तो वहाँ से वो एक कमांड के थ्रू क्या करेगा, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन जो पड़ा होता है उससे कमांड उठा लेगा और फिर से उसको क्या करेगा, जो भी सॉफ्टवेयर कमांड से संभव होगा उसको क्लियर करने के लिए वो उसको दे देगा सिग्नल, और आपका जो प्रोसेसर में जो जगह चाहिए उसके लिए TF0 को वो वापस से क्लियर कर देगा और जो आपका कंट्रोलर जो है उसको रीप्रोग्राम कर लेगा अपना, है ना। फिर मोड, ये तो मोड 0 की बात हो गई। फिर मोड 1 की बात करते हैं। तो मोड 1 क्या होता है, आपका 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है ना। अभी पिछला देखे थे 13 बिट का था तो 85 में डिवाइड करके बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं मोड 1 में 16 बिट टाइमर काउंटर होता है। इसका सारा ऑपरेशन जो होता है वो लगभग मोड 0 की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि वहाँ पे TL0 5 बिट का था, यहाँ पे ये 8 बिट का हो जाता है। TH0 भी 8 बिट का हो जाता है और TF0 टीकॉन 5 वो सेम वही रहेगा कि ये इंडिकेट करता है कि टाइमर कंट्रोल रजिस्टर का 5वां बिट TF0 होता है जो ओवरफ्लो को इंडिकेट करता है। आगे मैं आप लोगों को टीकॉन रजिस्टर बताऊँगा क्या होता है। तो यहाँ पर भी TL0 8 बिट वाले में क्या है, रन स्टॉप कंट्रोल सिग्नल इनपुट की तरह ये प्राप्त करेगा तथा ये काउंटर क्या करेगा, काउंट अप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर
इसका जो आउटपुट होगा वो किसको जाएगा, TH0 को जाएगा 8 बिट का। ये भी काउंटर अपने आप को काउंट अप करेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू से ओवरफ्लो मिलेगा, ये ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब अपने आप को सेट करेगा। और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट जो है टाइमर 0 के लिए इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर देगा, है ना। और यह ऑपरेशन किसके लिए परफॉर्म करता है, आपका मोड 0 की तरह ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी जैसे ही ओवरफ्लो फ्लैग मिलेगा, पूरा ऑपरेशन सेम टाइमर 0 की तरह ही होगा। एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो गया है, और इंटरप्ट सिग्नल जैसे ही जनरेट हो जाएगा, प्रोसेसर स्वयं उसको क्लियर कर देगा सॉफ्टवेयर कमांड के थ्रू। और उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट जो रूटीन होता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू वो उसको पिक करेगा इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन को, और फिर आपके प्रोसेसर को क्लियर कर देगा। तो आज मोड 0 और मोड 1 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को मोड 2, मोड 3 और टीकॉन रजिस्टर के बारे में आप सबसे डिस्कस करूँगा। तब तक आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को नोट कर लें अपने नोटबुक में। धन्यवाद।